हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? अच्छे हैं? बहुत अच्छी बात। आज हमारा नया चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने 10th क्लास में लाइफ प्रोसेसेस का जो चैप्टर किया था उसमें 4 प्रोसेस थे। एक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला, दूसरा रेस्पिरेशन वाला, तीसरा सर्कुलेशन वाला जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था हार्ट वाला, और जो चौथा था जो चैप्टर जो पार्ट था जो प्रोसेस था वो था एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब उसी एक्सक्रीटरी सिस्टम को थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे 11th क्लास में, और ये इस चैप्टर के रूप में पढ़ा जाएगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, यानी कि किडनी और उसके जो पार्ट है किस तरीके से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले 3-4 इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो बिल्कुल आपको क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद फिर हम इस चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ेंगे। वो टर्म है, पहली टर्म है एक्सक्रीशन। पहली टर्म कौन सी है? एक्सक्रीशन। दूसरी है इजेशन। तीसरी टर्म है ओस्मोरेगुलेशन। और जो हमारी 4th टर्म है उसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस। तो ये 3-4 जो टर्म है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए ताकि हम इस चैप्टर पर अपना होल्ड बना सकें। तो पहली टर्म है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन देखेंगे एक्सक्रीशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ metabolic waste. The process of removal of metabolic waste from the body. From the body. मेटाबॉलिक वेस्ट के नीचे अंडरलाइन करेंगे, यानी कि ये वो वेस्ट हैं जो ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान बनते हैं। वे वेस्ट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हमारे शरीर के अंदर जो लाइफ एक्टिविटीज होती हैं उनके दौरान जो वेस्ट बनते हैं उनको मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। और उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के तहत इन मेटाबॉलिक वेस्ट को शरीर से बाहर निकाला जाता है उसको हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन ये एक छोटी सी टर्म है, एक्सक्रीशन। अब इसी टर्म में कई बार दूसरा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इजेशन का। ये दूसरी टर्म जो है वो इजेशन है। देखेंगे आप थोड़ा सा अंतर है लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है, वो बच्चे थोड़ा सा दूर करेंगे ऐसे। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ undigested food। अनडाइजेस्टेड फूड वो फूड जो हमसे डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको शरीर से बाहर निकालना। अनडाइजेस्टेड फूड का मतलब है फीकल मैटर। अनडाइजेस्टेड फूड का मतलब है फीकल मैटर, जो वेस्ट है उसको शरीर से बाहर निकालना। फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। उसको हम इजेशन कहेंगे। ये वाला हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में किया था। ये अब करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में। सिर्फ डेफिनेशन इसलिए बताई है कि आप दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकें। अगर अनडाइजेस्टेड फूड को शरीर से बाहर निकालना है तो उसको हम इजेशन करेंगे, लेकिन मेटाबॉलिक वेस्ट को शरीर से बाहर निकालना है तो उसको हम
एक्सक्रीशन कहेंगे। इसमें वो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट इन्वॉल्व होंगे और वो माउथ से लेके एनस तक की स्टोरी चलेगी। इसमें किडनी और उसके जो ससरी जो पार्ट है वो इन्वॉल्व होंगे। नेफ्रॉन अपना रोल दिखाएगा और उन मेटाबॉलिक वेस्ट को यूरिन के थ्रू, मेनली यूरिन के थ्रू बाहर निकाला जाएगा। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग प्रोसेस है। ये डाइजेशन वाला यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका पार्ट माना जाता है, और ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो किडनी वाला जो सिस्टम है, ये उसका पार्ट। इन दोनों में आपको अंतर अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तीसरा हमारा था ओस्मोरेगुलेशन। ओस्मोरेगुलेशन का मतलब है शरीर के अंदर वाटर और आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग concentration of water and ions. The process of maintaining concentration of water and ion in body, या हम क्या कह सकते हैं, सेल के अंदर या बॉडी के अंदर वाटर और आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओस्मोरेगुलेशन। हमारे अंदर जो किडनी है वो किडनी ओस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन का काम करती हैं, और किडनी ही एक्सक्रीशन का काम भी करती हैं। तो मनुष्य के अंदर किडनी एक्ट एज एक्सक्रीटरी एज वेल एज ओस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। में लिख भी देता हूं ये लाइन, इन ह्यूमन किडनी act as excretory and osmoregulatory organ. osmoregulatory organ यानी कि ये ओस्मो रेगुलेशन में भी मदद करती है, अभी मैंने डेफिनेशन बताई, और एक्सक्रीशन में भी मदद करती है, उसकी भी डेफिनेशन आपको बताई है। अब हमारी आती है फोर्थ डेफिनेशन, होम्योस्टेसिस। इसका मतलब ये होता है कि शरीर के अंदर जो इंटरनल केमिकल जो एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए। उस प्रोसेस को हम होमोस्टेसिस यानी कि बैलेंस्ड यानी कि इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन कहेंगे, होमोस्टेसिस। the process of maintaining balanced internal chemical environment, the process of maintaining balanced internal chemical environment as constant, उसको कैसा रखा जाएगा, कांस्टेंट। एक ऐसा प्रोसेस जो इंटरनल केमिकल एनवायरनमेंट को, इंटरनल केमिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है आयन की कंसंट्रेशन है, पानी की कंसंट्रेशन है, जो मिनरल्स वगैरह होते हैं उनकी मात्रा को जो बिल्कुल मेंटेन करके रखना, बिल्कुल फिक्स करके रखना, बिल्कुल कांस्टेंट करके रखना, इस तरीके के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस। इसमें
एक्चुअली हमारे एंजाइम्स और हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो भी बहुत तगड़ा रोल अदा करते हैं, एज वेल एज किडनी का भी इसमें काफ़ी बड़ा रोल है। तो ये 4 जो टर्म है छोटी छोटी, ये आपको पक्का सा आनी चाहिए। कौन कौन सी थी? एक्सक्रीशन, इजेशन, हालांकि इजेशन इस सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। इजेशन मैंने आपको एक्सक्रीशन और इजेशन थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट कर सकें इसलिए मैंने वो आपको बताई है। फिर ओस्मोरेगुलेशन एंड होम्योस्टेसिस। तो इस तरीके से ये 4 डेफिनेशन। अब एक होता है, देखो, ओस्मो रेगुलेटर्स। ओस्मो रेगुलेटर वे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी इंटरनल जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है उसको क्या कर सकें? रेगुलेट कर सकें, मेंटेन कर सकें, तो उनको हम क्या कहेंगे? ओस्मो रेगुलेटर। द organism or animal which are able to regulate osmotic concentration का मतलब है जो सोल्ट की कंसंट्रेशन है उसको वो क्या कर सके? एबल टू रेगुलेट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इन बॉडी, उनको हम क्या कहेंगे? ओस्मो रेगुलेटर। वे ऑर्गेनिज्म जो एबल हैं रेगुलेट करने के लिए ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इन बॉडी, सोल्ट की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए वो सक्षम है वो जीव। इसका ये मतलब है इट मीन्स their osmotic concentration मतलब सोल्ट की मात्रा। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का मतलब सोल्ट की मात्रा डज नॉट चेंज, अंडरलाइन, डज नॉट चेंज विद एनवायरमेंट, डज नॉट चेंज विद एनवायरमेंट, डज नॉट चेंज विद एनवायरमेंट। मतलब ये वे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके शरीर की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एनवायरमेंट के साथ या सराउंडिंग के साथ चेंज नहीं होगी। तो क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये एबल हैं उस कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए। तो इनके अंदर जितनी सोल्ट की कंसंट्रेशन है, ये जिस भी तरीके के एनवायरनमेंट में रहेंगे, सराउंडिंग में रहेंगे, इनकी सोल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? ओस्मो रेगुलेटर। एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द vertebrates, some aquatic invertebrate, कुछ एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट हैं और कुछ क्या, बहुत सारे क्या हैं वर्टिब्रेट जो इस चीज को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, यानी कि वो ओस्मो रेगुलेटर कहलाते हैं। दूसरे किस्म के होते हैं ओस्मो कॉन्फॉर्मर। दूसरे किस्म के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन से होते हैं? ओस्मो कॉन्फॉर्मर। पहले वाले कौन से थे? ओस्मो रेगुलेटर। ये क्या है? कॉन्फॉर्मर। ओस्मो कॉन्फॉर्मर। बस ये उनके अपोजिट है, उल्टे हैं। जैसे वो रेगुलेट कर सकते थे, ये रेगुलेट नहीं कर सकते।
द ऑर्गेनिज्म या एनिमल, द ऑर्गेनिज्म और एनिमल विच आर नॉट एबल टू रेगुलेट, which are not able to regulate osmotic concentration in body. So their उनकी जो osmotic concentration है, osmotic concentration मैंने अभी बताया था salt की मात्रा को कहते हैं osmotic concentration changes या vary with surrounding, अगर सराउंडिंग में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इनकी बॉडी के अंदर भी सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। अगर सराउंडिंग के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है तो इनके अंदर भी जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। तो ये चेंज होता रहता है सराउंडिंग के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, क्योंकि ये एबल नहीं है रेगुलेट करने के लिए ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, इसलिए इनको ऑस्मोकॉन्फॉर्मर कहते हैं। एग्जाम्पल, ऑल मैराइन इनवर्टिब्रेट, all marine invertebrate, some fresh water invertebrate, hagfish, ये आपको ध्यान रखना, HAG hagfish, ये वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट। अकेला एक वर्टिब्रेट हैगफिश, अकेला जो ओस्मोकॉन्फॉर्मर है, बाकी तो ये हैगफिश, सम फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट और ऑल मैराइन इनवर्टिब्रेट, ये किस में आएंगे? ओस्मोकॉन्फॉर्मर में। इस पर क्वेश्चन बन जाता है, एक सिंगल वर्टिब्रेट है जो ओस्मोकॉन्फॉर्मर है या वो ओस्मोरेगुलेटर नहीं है तो उसका नाम हैगफिश है। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये अब हमारा एक क्वेश्चन आता है, आप चैप्टर को ध्यान से देखिए। चैप्टर का नाम क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? जैसे अगर हम एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी कि हमें पता तो होना चाहिए कि किन किन चीज़ों को शरीर से बाहर निकालना है, तभी तो हम बता सकते हैं कि ये वाले बाहर निकलने चाहिए। कब? जब हमें ये पता हो कि ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो उसमें क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी शरीर से बाहर निकलनी चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर बनती है, मेटाबॉलिज्म के दौरान बनती है। तो जो भी चीज़ मेटाबॉलिज्म के दौरान बनेगी हम उसको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहेंगे, हम उसको मेटाबॉलिक वेस्ट कहेंगे, वो शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट्स कौन कौन से हैं वो? नाइट्रोजिनस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ये शरीर से बाहर निकलने चाहिए। अगला पिगमेंट्स, कुछ पिगमेंट्स होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन टूटता है तो यूरोक्रोम या स्टर्कोबिलीन, आपने देखा था हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में जो फीकल मैटर का जो कलर है वो बताया था, स्टर्कोबिलीन के कारण वो ब्राउनिश होता है। यूरोक्रोम, ये जो यूरिन का कलर येलोइश होता है वो इस कलर के कारण होता है, इस पिगमेंट के कारण होता है, सॉरी। तो यूरोक्रोम एक पिगमेंट है, स्टर्कोबिलीन एक पिगमेंट है। ये दोनों पिगमेंट जब बनते हैं, जब शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन है
वो पिगमेंट हीमोग्लोबिन जो रेड कलर का जो पिगमेंट है वो टूटता है। जब रेड कलर का हीमोग्लोबिन पिगमेंट ब्रेक डाउन होता है तो इस तरीके के पिगमेंट बनते हैं, ये भी शरीर से बाहर निकलने चाहिए। मिनरल सॉल्ट या हम क्या कह सकते हैं, आयंस, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, ये भी शरीर से क्या होने चाहिए, बाहर निकलने चाहिए। ड्रग्स, सर्टेन ड्रग्स हैं वो जो ड्रग्स हैं वो भी शरीर से बाहर निकलनी चाहिए, नहीं तो फिर वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो ड्रग्स का शरीर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है एक्सेस ऑफ विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स, एक्सेस ऑफ विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स, अगर ज़्यादा मात्रा में हॉर्मोन्स हैं या विटामिन्स हैं तो उनको भी शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो भी किस में काउंट हो जाएंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर, अगर पानी भी शरीर के अंदर ज़्यादा है तो भी उसको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। तो ये कुछ लिस्ट है जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में हमें शरीर से बाहर निकालने पड़ेंगे। जो मुख्य जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिनको हम पढ़ते हैं, जिनको हम देखते हैं, वो है। एक बार इनको डिस्कस हम करेंगे। जैसे अब न देखा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो तो बहुत सारे हैं, बट जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो क्या है, मैं लिख देता हूँ, मोस्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर नाइट्रोजिनस, ये खास बात, मोस्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर नाइट्रोजिनस, और वो किस रूप में होते हैं, अमोनिया के रूप में, यूरिया के रूप में, यूरिक एसिड के रूप में, इस रूप में ऐसे वो होते हैं। अब ये नाइट्रोजिनस क्यों होते हैं, एक क्वेश्चन आता है, वाई डीएमिनेशन टेक्स प्लेस, वाई डीएमिनेशन टेक्स प्लेस। डीएमिनेशन क्यों होता है, डीएमिनेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड, ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड। तो ये क्यों होता है, ये होगा तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट बनेंगे। देखेंगे बिकॉज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, carbohydrate and fat are stored in body if present in excess amount, अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट ज्यादा मात्रा में है तो ये शरीर के अंदर क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। बट एक्सेस प्रोटीन और अमीनो एसिड डज नॉट स्टोर इन बॉडी। अगर प्रोटीन या अमीनो एसिड अगर ज्यादा हैं तो बॉडी के अंदर स्टोर नहीं करवाए जा सकते, नहीं हो सकते। That's why amino acid और protein will break down and
form nitrogenous waste and form nitrogenous waste। किस रूप में बनाएंगे नाइट्रोजनस वेस्ट? in the form of ammonia, urea and यूरिक एसिड। तो इस तरीके से जो अगर हमने ज़्यादा प्रोटीन ली है तो वो अमीनो एसिड के अंदर टूट जाएगी और फिर अमीनो एसिड इन नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट को तो शरीर के अंदर स्टोर किया जा सकता है अगर हमने ज़्यादा मात्रा में भी लिए है तो, लेकिन अमीनो एसिड और जो प्रोटीन है वो कभी भी ज़्यादा ली तो वो स्टोर नहीं होगी, वो टूट जाएगी और नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर इनको यूरिन के थ्रू बाहर निकाला जाएगा। ठीक है। अब कौन ऑर्गेनिज्म किस तरीके का नाइट्रोजनस वेस्ट निकालते हैं उसके आधार पे वो मुख्यतः कितने टाइप के होते हैं वो डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म on the basis of their excretory product। type of organism, types of organism on the basis of their excretory product कि वो किस तरीके का नाइट्रोजनस वेस्ट निकालते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालते हैं। तो उस किस्म से तीन किस्म उस हिसाब से तीन किस्म के ऑर्गेनिज्म मुख्यतः होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिज्म, अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। दूसरा यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म, यूरियोटैलिक। और तीसरा है यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म। तो तीन किस्म के ये ऑर्गेनिज्म हैं जो अमोनिया को वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालेंगे उनको अमोनियोटैलिक, यूरिया के रूप में जो बाहर निकालेंगे उनको यूरियोटैलिक, यूरिक एसिड को जो निकालेंगे उनको यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अब जैसे अमोनियोटैलिक में द ऑर्गेनिज्म या एनिमल विच रिलीज या रिमूव, द ऑर्गेनिज्म विच रिलीज और रिमूव अमोनिया एज excretory product are called excretory product के रूप में अगर अमोनिया को शरीर से बाहर निकालें are called, बोलो क्या कहेंगे? अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। उनको हम अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। एग्जाम्पल most of the aquatic organism, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बोनीफिश, ये इस तरीके से वो। अब देखो द प्रोसेस बाय विच, एक ऐसा प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म रिमूव, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म रिमूव अमोनिया एज excretory product, ammonia as excretory product is called, बताओ क्या कहेंगे उसको? is called ammoniotalism, is called ammoniotalism
ये डिफरेंशिएट करेंगे। अमोनियोटेलिज्म तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत अमोनिया को शरीर से बाहर निकाला जाता है, तो अमोनियोटेलिज्म। और वे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को तो कहते हैं अमोनियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। और जिस प्रोसेस से अमोनिया शरीर से बाहर निकाली जाती है उसको हम क्या कहेंगे, अमोनियोटेलिज्म। ठीक है, ओके। दूसरी बात, अगर मैं ये कहूँ, अब दूसरी डेफिनेशन क्या थी, यूरियोटेलिक। अब आपको सिर्फ एक चेंज करना है, बोलो क्या, ऑर्गेनिज्म विच रिलीज अमोनिया की जगह क्या लिख देंगे हम, यूरिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो उनको हम क्या कह देंगे, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल थोड़े से क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसमें बोनीफिश की जगह कौन सी आ जाएगी, कार्टिलेज फिश, मैमल्स जैसे अर्थवॉर्म। खैर अर्थवॉर्म तो दोनों में आता है कि इस तरीके से, तो ये भी हम थोड़ा सा हटाएंगे। तो कार्टिलेज फिश, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, अर्थवॉर्म, फ्रॉग भी है लेकिन वो फिर ड्यूल भी है। अर्थवॉर्म भी अगर पानी में होगा तो अमोनिया रिलीज करेगा, अगर लैंड पे होगा, मॉइस्ट सॉइल पे होगा तो यूरिया रिलीज करेगा। ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। अब द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म रिमूव यूरिया एज एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, तो उनको हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को यूरियोटेलिज्म। वो प्रोसेस जिसके तहत यूरिया को शरीर से बाहर निकाला जाएगा तो उसको कहेंगे यूरियोटेलिज्म। वे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को शरीर से बाहर निकालेंगे वो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। और ये कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। तीसरा हमारा था, तीसरी डेफिनेशन में इसी में बना है, तीनों को आपने अलग अलग लिखना है ध्यान से। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, URICO, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। सिंपल है, द ऑर्गेनिज्म विच रिलीज यूरिया की जगह क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। उनको हम क्या कह देंगे, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, जो रेप्टाइल्स और जो बर्ड्स हैं वो सभी इसके अंदर आते हैं। अब द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म रिमूव क्या, यूरिक एसिड। जो यूरिक एसिड निकालने वाले प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिज्म। तो उसको हम क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिज्म। तो 3 किस्म के ऑर्गेनिज्म थे। अमोनियोटेलिज्म सिंपल थर्ड क्लास बातें हैं, नॉट बिलोंग्स टू 11th स्टैंडर्ड और यू, क्योंकि आपको ये छोटी छोटी बातों पर अगर ज़्यादा एनर्जी आप लगाओगे तो दूसरी चीज़ें भी हैं जो आपको अच्छे तरीके से करनी है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। अमोनियोटेलिज्म, अमोनिया निकालने का प्रोसेस, यूरियोटेलिज्म, यूरिया निकालने का प्रोसेस, और यूरिकोटेलिज्म, यूरिक एसिड निकालने का प्रोसेस। जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया निकालते हैं अमोनियोटेलिक, जो यूरिया निकालते हैं यूरियोटेलिक, जो यूरिक एसिड निकालते हैं उनको हम यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑर्गेनिजम्स को हमने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। तो ये उनके एग्जाम्पल के साथ
ये वाला हमारा ये था। अब आपको इन तीनों में डिफरेंस करना है, ठीक है। आपको ये कुछ डिफरेंस तो आपको यहीं पर पता लगे। असाइनमेंट के रूप में कम से कम 5 6 डिफरेंस आप जरूर करेंगे। किसमें? अमोनियोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म। तो इन तीनों में करीबन 5 7 जो डिफरेंस है वो जरूर लिखते हैं। और इस डिफरेंस में ध्यान देना, जो एग्जाम्पल जो आएंगे आपके वो कंपटीशन में भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हैग फिश का दे दिया, बोनी फिश का दे दिया, कार्टिलेज फिश का दे दिया, अर्थवॉर्म का दे दिया, प्रॉन का दे दिया, पैरामीशियम का दे दिया। तो एग्जाम्पल को अगर ये दे के पूछे कि ये किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है, यूरिकोटेलिक, अमोनियोटेलिक है, तो एग्जाम्पल वाला पॉइंट बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि मछलियां तो पानी में रहती हैं। मछलियां तो 2 प्रकार की हैं, बोनी फिश और कार्टिलेज फिश। जो बोनी फिश होती है वो तो अमोनिया रिलीज करती हैं, और जो कार्टिलेज फिश होती हैं वो क्या करती हैं? यूरिया। अब जैसे फ्रॉग है, पानी में रहेगा तो अमोनिया, बाहर रहेगा तो वो यूरिया। अब जैसे अर्थवॉर्म है, पानी में रहेगा तो अमोनिया और बाहर रहेगा तो यूरिया। प्रॉन है, पानी में रहेगा तो बहुत सारी जो आपको एग्जाम्पल पे अच्छा तरीके से ध्यान देना पड़ेगा ताकि आप कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर सके। बिल्कुल सिंपल है। तो ये 3 जो तरीके के फिनोमिना है, इन तीनों में आपने क्या करना है? डिफरेंस, ठीक है। ये तीनों आप असाइनमेंट के रूप में मैं ये देखता हूँ, जैसे ही आप वीडियो देख के और विद इन 5-10 मिनट 20 मिनट्स के अंदर अंदर जो भेजता है, इसका मतलब वो बच्चा तो रियल में पढ़ के और ढूंढ के और अच्छे तरीके बाद में जो भेजते हैं, मैं ये मानता हूँ कि वो फिर इधर उधर से देख के और ऐसे कोशिश करके भेजते होंगे। तो बेटा 10-15-20 मिनट के अंदर अंदर ही जैसे ही आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन मिले, वो आपको अपनी बुक से ढूंढ के अच्छे तरीके से छांट के तब लिख के फटाफट भेजना होता है। एक होता है अमीनोटेलिक, ये वो था अमोनियोटेलिक, ये था अमीनोटेलिक। द ऑर्गेनिज्म which release amino acid, the organism which release amino acid as such as it is, the organism which release amino acid as such, excess अगर अमीनो एसिड है उनकी बात चल रही है, as such as excretory product, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये ध्यान रहे ये एक्सेस अमाउंट में है तो शरीर से बाहर अमीनो एसिड के रूप में बाहर निकालते हैं बिना इनको ब्रेक डाउन किए, तो उनको हम क्या कहेंगे? अमीनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। इसमें अकाइनोडर्मेट्स आते हैं, मोस्ट ऑफ द अकाइनोडर्मेट्स, और मोलुस्क्स। जो मोलुस्का है और जो अकाइनोडर्मेटा है वो इसके अंदर आएगा अमीनोटेलिक में। क्यों? क्योंकि ये क्या रिलीज करेंगे? डायरेक्ट अमीनो एसिड। अमीनो एसिड ब्रेक डाउन नहीं होगी क्योंकि एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड एज इट इज एज सच पास कर दी जाएंगी। ये इसके एग्जाम्पल है। एक होता है जैसे ड्यूअल एक्सक्रीशन, ये भी लिख देता हूं, ड्यूअल एक्सक्रीशन। ड्यूअल एक्सक्रीशन एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊं, अर्थवॉर्म एंड प्रॉन, अर्थवॉर्म, प्रॉन। ये अगर ये इन वाटर हैं, अगर ये पानी में है तो रिलीज करेंगे अमोनिया। अगर ये मॉइस्ट सॉइल पे हैं, मॉइस्ट सॉइल में है तो रिलीज करेंगे यूरिया। तो ड्यूअल
तरीके का इनके अंदर एक्सक्रीशन होता है, जिस तरीके की हैबिटेट होगी, तो पानी के अंदर होंगे तो वो अमोनिया और मॉइस्ट सॉइल के अंदर होंगे तो वो यूरिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसका जो इंट्रोडक्शन था उसके ऊपर। नेक्स्ट टाइम में हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड देयर फंक्शन। ओके।